Hello, everyone. Very good evening to all of you. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be doing good. So, today we are going to talk about something which most of us have gone through that phase, which is acne. So, acne is a very common chronic skin condition, and to look beautiful and smart for so we want a good glowing skin, we want a clear skin, but then acne is there. And we know, I mean, whoever have gone through the phase, and I'm sure most of us have, that how acne is just not about our appearance, but how it hampers our quality of life, how it demotivates us and lowers down the self-esteem. So it's very important to know about how to manage acne. So acne management is our topic today, and for that we have with us Dr. Alka Makwana, who's joining live from Ahmedabad. So before we start our conversation, let me introduce her to all our viewers. So Dr. Alka Makwana is a leading dermatologist renowned for her expertise in skincare, holding an MBBS and MD dermatology from BJMC Ahmedabad. She brings over 9 years of experience to her practice with a background including senior residency at ESIC Hospital and consultancy at VLCC Ahmedabad. She offers a comprehensive approach to dermatological care. For the past 6 years, Dr. Makwana has been dedicated to her private practice at Arista Skincare in Kota, Ahmedabad, committed to staying updated with the latest advancements. She ensures her patients receive cutting-edge treatment with a compassionate touch. Dr. Alka Makwana is your trusted partner in achieving radiant and healthy skin that we are going to talk about. A very warm welcome to you, Dr. Alka Makwana. It's such a pleasure to have you with us today. Thank you. Thank you for having me. डॉक्टर राज, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है, और वो है एक्ने. I mean, whether you are a teenager, you are adolescent, or even adults में भी एक्ने देखने को मिलता है. Especially those who have oily or acne prone skin, वो तो बहुत परेशान रहते हैं. तो ये बहुत जरूरी है समझना एक एक्सपर्ट से, आपकी तरह क्वालिफाइड डर्मैट से, कि किस तरह से एक्ने को मैनेजमेंट किया जा सकता है. और सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि एक्ने क्या होता है, क्यों होता है. ठीक है. नॉर्मली एक्ने, जिनको हम नॉर्मली पिंपल्स बोलते हैं, जिट्स बोलते हैं, क्यों होता है और कब होता है. तो नॉर्मली स्टार्ट विथ थीम्स. जब हमारे फॉलिकुलर ओपनिंग्स जो फेस पे प्रेजेंट है वो प्लग्ड हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया और द डर्ट्स, डेड सेल्स एंड द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम. इट लीड्स टू द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, और तब जो रेड बम्स आते हैं फेस पे उसको हम बोलते हैं पिंपल्स, नॉर्मली इन मेडिकल लैंग्वेज एक्ने. ऐसा नहीं है कि फेस पे ही होता है, इट कैन अकर्स ऑन द बैक, चेस्ट, अपर आर्म्स एंड ऑल्सो ऑन द बट्स ऑल्सो. तो यही चीज है पिंपल्स. बट बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है जो ऐसे ही प्रेजेंट होती है, तो इसको भी डायग्नोस करना थोड़ा इतना भी मुश्किल नहीं है, पर इट्स रिक्वायर्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट समटाइम्स. बिल्कुल. तो हम जो आम लोग हैं, जो लेमन है, वो खुद से तो डायग्नोस कर नहीं सकते कि क्या है, क्यों हो रहा है, किस टाइप का है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले इसका डायग्नोसिस हो कि कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है. और उसके लिए जरूरत है कि हम जाए और एक क्वालिफाइड डर्मेट से संपर्क करें. डॉक्टर, एज अ लेमन हमको पता है कि ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, या कभी कभी एक्ने इस तरह के होते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन होता है, बहुत बहुत पेनफुल होते हैं. तो किस तरह से अलग अलग टाइप के एक्ने होते हैं? ओके, सो डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी कुछ तरह के पिंपल्स अलग अलग होते हैं, और अलग अलग पिंपल्स का ट्रीटमेंट भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है. इसी हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है. तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से पहला टाइप रहता है कॉमेडोनल एक्ने, जो कि रहते हैं ओपन कॉमेडोन्स और क्लोज्ड कॉमेडोन्स, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स. ब्लैक हेड्स होते हैं जो ओपन होते हैं, जिसका ओपनिंग खुला है, और उसके ऊपर जो मटेरियल है, डेड सेल्स है, बैक्टीरियाज है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सन रेज, और उसके कारण उसका अपीयरेंस हो जाता है ब्लैक कलर का. और दूसरे रहते हैं व्हाइट हेड्स. तो व्हाइट हेड्स बेसिकली अपने को जो ग्रिटी फील होते हैं, दोस आर बम्प्स अंडरनीथ योर स्किन. उसके ऊपर एक स्किन का लेयर है,
तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो गए अपने कॉमेडोनल एक्ने जो कि ग्रेड 1 रहते हैं। फिर होते हैं पेप्यूल्स और पश्यूल्स। तो जब वो रेड रेड बम्प्स दिखते हैं कि जो हम फील करते हैं तो अपने को फील होता है थोड़ा सा एलिवेटेड दिखता है, दो आर पेप्यूल्स इन मेडिकल लैंग्वेज। और जब उसके ऊपर पस जमा हो जाता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है, उसको हम पश्यूल्स बोलते हैं। और जब ये पेप्यूल या तो पश्यूल टाइप के एक्ने थोड़े एक्सपांड होते हैं, इन्फ्लामेशन स्किन के बीनीथ भी थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसमें से क्रिएट होता है नोड्यूल जैसा क्रिएट होता है। अपने को जो नॉर्मली गांठ जैसा फील होता है अपनी स्किन पे, हम छुए तो बाहर से शायद कभी इतना नहीं दिखता है, पर जब हम उसको फील करते हैं तो अंदर बहुत सारा मतलब इन्फ्लामेशन जमा होता है। और कभी इस नोड्यूल्स में पस फिल हो जाए या तो फ्लूइड जमा हो जाए और सिस्टिक अपीयरेंस हो जाता है, सिस्ट जैसा कुछ भरा है जिसमें लिक्विड है वैसा फील होता है, उसको हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। तो बाकी के टाइप है जिसमें पेप्यूल्स रहते हैं, पश्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट और नोड्यूलोसिस्टिक कंबाइन भी कभी कभार होता है कि गांठ भी है और पस भी जमा है। ये सब डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी टाइप है। बिल्कुल। तो बहुत तरह तरह के एक्ने होते हैं और जिन्हें होते हैं उन्हें ये पता है कि कितना मुश्किल होता है इनसे निजात पाना। अब कई बार हम देखते हैं डॉक्टर कि कई बार फोरहेड पे मान लीजिए छोटे छोटे एक्ने हैं, या फिर बटरफ्लाई एरिया पे चीक्स नोज यहाँ पे हम देखते हैं एक्ने हैं, या फिर लॉन्ग साइड दी जॉ जॉ में चिन पे यहाँ एक्ने होते हैं। तो ये जो अलग अलग जगह है, ये जो स्पेसिफिक एरियाज में एक्ने होते हैं, क्या ये कुछ हमें बताते हैं कि स्पेसिफिक एरिया पे है तो इसका रीजन ये होगा, इस तरह से कोई कोरिलेशन? Yes, so location of pimple also determine its cause. अगर फोरहेड पे बहुत सारे कॉमेडोनल एक्ने हैं, अपने को छोटे छोटे बम्प्स फील होते हैं, और उन पर्सन को मोस्टली कोजेस रिलेटेड टू योर स्काल्प। अगर स्काल्प में बहुत सारा सीबोरिया है, मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ योर ऑयल है, डैंड्रफ है, कुछ प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिसमें ऑयल कंटेंट है, या तो ओवर एप्लीकेशन ऑफ ऑयल हो रहा है, तो वो आपके फोरहेड पे पिंपल्स करवाएगा। सो द मेन कॉजेस स्काल्प, और पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा तो ही हमारा ये क्लियरेंस होगा पिंपल्स का। दूसरा, मेनली पिंपल्स अपने जो लाइन है, चीन पे है, अपर पार्ट ऑफ नेक पे है, पेशेंट इज वुमन इन हर 30s और 40s, तो द कॉज इज मेनली हार्मोनल एक्ने। it might be linked to other hormonal condition also like PCOS or PCOD or some other condition, so we have to get tested that woman। मोस्टली जब बटरफ्लाई एरिया में होते हैं तो जनरली एडोलेसेंस वाले पिंपल्स बटरफ्लाई एरिया में होते हैं। और कुछ हैबिट्स भी ये बढ़ाती है, जैसे अपना बार बार हाथ टच करना फेस को, अगर हाथ का कुछ डर्ट है, बैक्टीरिया है, वो आ जा रहा है, वो भी पोर क्लोग कर सकता है। दूसरा, जब पैंडेमिक था तब बहुत सारा मास्क पहना हमने लोगों ने, सबने, और काफी टाइम हाइजीन मेंटेन नहीं हुई, मास्क का रीयूज हुआ, प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुआ, तो उस एरिया में स्वेट कलेक्ट होके भी बहुत सारे लोग तब पिंपल्स के काफी केस बढ़ गए थे जिनको इसी एरिया में स्पेसिफिक पिंपल हो रहे थे। तो उसके लिए तो एक स्पेसिफिक टर्म भी है, मास्क एक्ने बोलते हैं जिसको। तो मेनली ये एरिया में होते हैं तो ये वाले पिंपल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर बैक में बहुत सारे पिंपल्स है तो फिर उसके लिए भी डैंड्रफ मेनली रहता है, रीजन बीइंग। तो उसके लिए भी डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ का जो भी वो फ्लैक्स गिरेगा ना, दैट कंटेन्स द फंगस मालासेसिया, और वो वहां पे फंगल एक्ने करवाती है। दूसरा, स्पेशली फीमेल्स है, like in Gujarat, before Navratri or before marriage, when you are doing waxing and after 10-15 days of your waxing, जो छोटे छोटे बम्प्स आते हैं उसको बोलते हैं वैक्स folliculitis। तो those are slightly different than the pimples but the morphology is same। तो उस हिसाब से पता चलता है depending on the history and the location of the pimples। फेयर इनफ। और डॉक्टर, एक तो हमने टाइप्स पर बात की थी, टाइप्स ऑफ एक्ने पे, फिर हमको पता है कि ग्रेड्स ऑफ एक्ने भी होता है। तो ग्रेड्स ऑफ एक्ने क्या होता है? क्या टाइप्स ऑफ एक्ने ही ग्रेड्स ऑफ एक्ने होता है, या वो कुछ और? उसमें रहेंगे टाइप्स पर ग्रेड्स डिपेंड। ग्रेड्स क्या डिनोट्स करता है, जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स दिखे ना अभी, उसी को ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। तो ग्रेड्स डिनोट्स द सिवियरिटी ऑफ योर एक्ने, कि कितना सीवियर है। क्योंकि ये सब हमने क्यों ग्रेड्स टाइप सब बनाए, टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट अप्रोच, टू क्लासिफाई द पेशेंट दैट किस कैटेगरी में वो फॉल होते हैं। तो ग्रेड्स में 4 ग्रेड रहते हैं नॉर्मली। ग्रेड 1 में रहता है मेनली कॉमेडोनल एक्ने, दूसरे ग्रेड में रहता है, सेकंड ग्रेड में कॉमेडोनल एक्ने भी है पर साथ में थोड़े पेप्यूल है, पश्यूल भी है थोड़े। ग्रेड 3 में बहुत सारे पेप्यूल एंड पश्यूल है और कुछ कुछ नोड्यूल एंड सिस्ट भी है। जबकि ग्रेड 4 में नोड्यूल है, सिस्ट है और साथ में स्कारिंग भी शुरू हो गई है, स्कार्स भी दिख रहे हैं। तो ग्रेड 4 इज वेरी सीवियर एक्ने।
उस हिसाब से ग्रेड डिटरमाइन होते हैं, और दिस डिटरमाइन दी सिवियरिटी ऑफ लाइक ट्रीटमेंट कैसे अग्रेसिव बनानी है हमें डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ एक्ने। बिल्कुल। तो ग्रेड्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस पर हम बात करना चाहेंगे बहुत कॉमन टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में है। इन केस एनीबॉडी विल हैव एक्ने, देन यू नो होम रेमेडीज आर देयर। देन वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको एक्ने हो चुके हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया या कुछ लगाया, उनको फायदा हुआ, वो पास ऑन कर देते हैं। अदरवाइज वी हैव ओवर द काउंटर मेडिकेशन, बहुत आसान है, शॉप में जाओ कि भैया देखो पिंपल हो रहा है, कोई टॉपिकल एप्लीकेशन दे दिया, हम लगाते हैं, हमें लगता है बस हमारा ट्रीटमेंट हो गया। या फिर आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड दे ऑल हैव सच क्विक फिक्सेस कि ये लगा लो ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है यूज करो और चमत्कार हो जाएगा आपके स्किन पर। बट देन वी ऑल्सो नो कि डॉक्टर के पास आना क्यों जरूरी है, और क्यों ये जरूरी है कि हम इन सब का सहारा ना लें, क्योंकि ये हमारे कंडीशन को और ज्यादा वर्सन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ये जो होम रेमेडीज है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड और रिलेटिव और गोइंग फॉर ओवर द काउंटर मेडिकल मेडिसिन और टॉपिकल एप्लीकेशन, ये सब ठीक है करना या इसके नुकसान होते हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है करना। पहले तो एंटायरली ब्रॉडली नो टू एवरीथिंग। सबसे पहले होम रेमेडीज, तो होम रेमेडीज इज नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। होम रेमेडीज में नॉर्मली लोग बेसन लगाते हैं, लाइम बेसन सब मिक्स करके कर्ड वगैरह लगाते हैं, ठीक है। पर आजकल कुछ भी नेचुरल नहीं रहा है, दे आर ऑल्सो द प्रोसेस्ड थिंग्स, ठीक है। तो समटाइम्स दे डू मोर हार्म देन द गुड थिंग। दूसरा, काफी टाइम दे cause you irritated skin, leaves the disrupted स्किन बैरियर खराब हो जाता है, फिर तो एक्चुअल ट्रीटमेंट में भी बहुत डिफिकल्टी होती है करने में। होम रेमेडीज में कुछ चीजें हल्का सा काम करती है, लाइक आप कोई भी ट्रीटमेंट पे नहीं हो अभी, तो यू कैन यूज मुल्तानी मिट्टी। उसका भी बहुत लिमिटेड बेनिफिट है, इट जस्ट एब्जॉर्ब योर ऑयल, तो थोड़ा सा स्किन को ड्राई रखने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि मुल्तानी मिट्टी लगा ली तो पूरा पिंपल्स चले गए, बट इट विल हेल्प यू एंड उससे इतना नुकसान नहीं होता। अदरवाइज बाकी चीजें तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा कि चलो भाई दूसरे किसी को अपने को पिंपल्स हुए हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, या तो उन्होंने कोई ट्यूब सजेस्ट की, तो वैसे वो भी नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि जो भी हम ट्यूब प्रिस्क्राइब करते हैं, हमने 3-4 ट्यूब प्रिस्क्राइब की, कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, दैट इज अ कस्टमाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन। हम प्रिस्क्रिप्शन बनाने से पहले पेशेंट का एज, कॉन्कोमिनेंट कंडीशन और दूसरी कोई मेडिकेशन चल रही है, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, बहुत सारा डिटेल जान के उनके हिसाब से वो टेलर ट्रीटमेंट बनाते हैं प्लान। तो दैट इज एंटायरली फॉर हर और हिम। अगर और उसको कैसे यूज करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कैसे अपग्रेड करना है, कांटेक्ट टाइम, बहुत सारा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है। और किसी और ने यूज कर लिया, गलत तरीके से यूज कर लिया, तो अगेन इट विल लीव यू विथ इरिटेटेड स्किन। सो आइडियली इट शुड ऑल्सो नॉट यूज। और केमिस्ट वाला ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैनी ऑफ देम कंटेन स्टेरॉइड, द मेन कल्प्रिट। स्टेरॉइड वाली क्रीम जब भी आप लगाते हो इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी रिड्यूस करता है, अपने को लगता है हम अच्छे हो गए, गोरे हो गए, रेडनेस जो था वो चला गया, पिंपल भी कम लग रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा ये आ गया क्रीम, लगा लो। पर वो बाय द टाइम आफ्टर 15 days 30 days इट विल स्टार्ट causing you साइड इफेक्ट्स। स्किन पतली कर देता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, रेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब कर देता है, सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, और बहुत सारे कॉमेडोनल एक्ने भी उसके कारण आ जाते हैं, स्टेरॉइड इंड्यूस एक्ने बोलते हैं। तो वो केमिस्ट वाला भी बिल्कुल नहीं करना है। बट यस, आपको कुछ भी ओवर द काउंटर यूज करना है तो यू कैन यूज माइल्ड क्लिंजर और समटाइम्स माइल्ड फेस वॉश कंटेनिंग सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जो आप माइल्डली यूज कर सकते हो। अदरवाइज तो ओवर द काउंटर इज नॉट एडवाइजेबल। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि अगर हम सही चीजों का इस्तेमाल ना करें तो वो दूसरी स्किन कंडीशंस बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, जब तक डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो जहां उनको सिर्फ कॉज ए ट्रीट करना था, अब उनको कॉज ए प्लस जो और दूसरे प्रॉब्लम स्किन पर हो गए उनको भी ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट बहुत लेंदी हो जाएगा, तकलीफ हमें ही होगी। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले जब लग रहा है कि ऐसा पिंपल आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि आपने भी बताया, हमको पता है कि टीनेज में या एडोलेसेंस में बॉडी जब चेंज होती है,
हार्मोन चेंज होते हैं, और ऐसे में पिंपल एक बहुत एक्ने बहुत नॉर्मल फेज होता है जिससे आमतौर पर ज्यादातर लोगों को गुजरना पड़ता है। ऐसे में क्या कोई स्किन केयर रूटीन है, क्या कुछ है जो कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा प्रिवेंट कर सके या उतना सिवियर ना हो? Yes. So if your skin is acne prone, normally teenage में almost सबको कभी ना कभी थोड़े बहुत पिंपल होते हैं। कुछ 15-20 और 30% लकी भी रहते हैं कि जिनको बिल्कुल पिंपल्स नहीं आता। तो इट डिपेंड्स ऑन दी अवर फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो, कि पेरेंट्स को अगर आइदर ऑफ पेरेंट्स को या तो उनके पेरेंट्स को अगर बहुत सीवियर पिंपल्स हुए हैं, स्कारिंग है, तो अपने को होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। या तो फिर अपने को ऐसे ही पिंपल, पेरेंट्स में हिस्ट्री नहीं है पर अपने को पिंपल हो रहे हैं, स्किन बहुत ही ऑयली रह रही है, तो देन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट स्किन फ्रॉम द अर्ली एज। हम बेसिक स्किन केयर रूटीन में फॉलो कर सकते हैं कोई जेंटल क्लींजर at least twice to thrice in a day in this kind of weather, minimum thrice in a day, to wash our face. Always pat dry your face rather than rubbing your face, and whatever you are using to wipe your face, always उसको clean करना है every, if possible every day, otherwise every 2 to 3 days, wash your towel or your napkins. देन अपने को मॉइस्चराइजर लगाना है, पर मॉइस्चराइजर, क्योंकि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। अगर हमें पिंपल हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर तो लगाना ही नहीं है, क्यों जरूरत है, इतना स्किन ऑलरेडी ऑयली है, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और ऑयली हो जाएगा। पर द थिंग इज अवर स्किन नीड्स हाइड्रेशन। अगर हम बार बार, क्योंकि ऑयली फेस लग रहा है, बार बार हम वॉश करते जाएंगे तो स्किन का ड्राइनेस स्किन को ड्राई कर देगी। ठीक है, अपने को लगेगा कि अच्छा अभी ड्राई हो जाएगी तो पिंपल्स नहीं आएंगे, but our oil glands will be stimulated by this dryness to produce more oil to counterbalance that dryness. तो ज्यादा ड्राई, ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा, that will lead to more acne formation. तो मॉइस्चराइजर लगाना है, पर मॉइस्चराइजर शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक। आई इट शुड बी मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, नॉन कॉमेडोजेनिक, लाइट वेट और वाटर बेस्ड. Then the other thing is we can use sunscreen, but sunscreen should also be non-comedogenic. Matte finish sunscreen is good. Gel based sunscreen is also good for the acne prone oily skin. उसके साथ yes, और मिनिमम 3 times वॉश करना है। उसके साथ थोड़ा सा हेल्थी लाइफस्टाइल भी रखना है, कि बहुत सारा, क्योंकि नाउ द एरा इज काइंड ऑफ कि बहुत सारा जंक फूड ईटिंग हो गया है, आउटसाइड ईटिंग इज ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंट फॉर द पीपल। तो हमें ये सब भी थोड़ा कट में, मॉडरेट अमाउंट में रखना है। जंक है, प्रोसेस्ड फूड्स है, शुगर इनटेक वाले है, कोला ड्रिंक्स, अपने डेजर्ट्स है, मिल्क का इनटेक भी थोड़ा मतलब मॉडरेट अमाउंट में रखना है, अगर अपना एक्ने प्रोन स्किन है और बार बार एक्ने हो रहे हैं तो। इतना घर पे कर सकते हैं आप। फिर बहुत ज्यादा है तो देन यू हैव टू सीक द हेल्प फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, तो आपने बहुत आसान चीजें बताई है। एक तो एक बहुत बेसिक रूटीन हमारे स्किन केयर का, विच स्टार्ट्स विद अ क्लेंजर, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन, एंड देन ऑफ कोर्स मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल। ये सब बहुत जरूरी है, और खाने पीने में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, खास तौर पे अगर हम एक्ने प्रोन है, अगर हमारी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो और ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आपने एक रूटीन बताया, आपने बताया कि क्यों जरूरी है, और ये आपने एड्रेस भी किया कि लोगों को लगता है कि ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, हमको मॉइस्चराइजर की जरूरत क्यों है, एक्ने हो रहा है क्यों हम मॉइस्चराइज करें। लेकिन आपने बताया क्यों करना है। सनस्क्रीन को लेकर भी ऐसे लोग कहते हैं, एक तो कई लोग कहते हैं मुझे सनस्क्रीन लगाने पे आई स्टार्ट स्वेटिंग, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि चेहरे पे स्वेटिंग हो रही है, या बहुत डल चेहरा लगने लगता है, या ऑलरेडी इतने एक्ने उसको हम लेयर अप क्यों करें। सनस्क्रीन तो हम बाहर तो जाते ही नहीं है, हम तो घर पे ही रहते हैं, घर बैठे बैठे एक्ने हो गया तो हमको सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से तमाम सवाल उठते हैं, तो इनको किस तरह से आप एड्रेस करना चाहेंगे डॉक्टर? Okay, so sunscreen is mainly required in whether the patient is acne prone or not acne prone. Okay, so in acne prone patient specially, क्योंकि जो भी यूवी रेज, अगर आपको पिंपल्स है और यूवी रेज आएंगे कांटेक्ट में तो दैट विल इंक्रीज द इन्फ्लामेशन, तो थोड़े और वर्जन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सन रेज। दूसरा, पिंपल्स में जनरली लीव सिक्वल लाइक पिगमेंटेशन, स्कारिंग। तो जो भी पिगमेंटेशन है वो ऑलरेडी पिंपल्स के कारण तो प्रोड्यूस हुआ ही है, पर अभी सनरेज उसको और डार्क करेगा और नीचे के लेवल तक भी ले जा सकता है। तो टू प्रिवेंट दैट पिगमेंटेशन, टू लाइटन दैट पिगमेंटेशन और इन्फ्लामेशन ना हो, उसके लिए अपने को सनस्क्रीन लगाना है। जब भी हम आउटसाइड जाते हैं तब सनस्क्रीन अलोंग विथ फिजिकल प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ
एनी मास्क, दुपट्टा और एनीथिंग वी कैन यूज। पर जब हम इंडोर रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्यों सनस्क्रीन लगाना है। पर हम नॉर्मली जो कोई हाउस वाइफ है कि जो बहुत आउटडोर कभी जाते ही नहीं है, तो उनका भी आप अगर वो लाइक नेक और डीप डाउन नेक के बीच में बहुत सारा डिफरेंस मिलता है स्किन कलर के टोन में। अगर स्लीव्स इतने पहनते हैं हाफ स्लीव तो उसके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंस मिलता है। तो यूवी रेज कम्स फ्रॉम द विंडो, और नए रिसर्च के हिसाब से अपनी जो लाइट्स यूज होते हैं, अपने जो स्क्रीन है, लैपटॉप, मोबाइल, सब में से जो रेज आते हैं वो भी अपने को डीएनए डैमेज करते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ाते हैं। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर स्किन फ्रॉम दोज रेज ऑल्सो। तो whether we are inside or outside, whether the weather is like summer, monsoon, winter, we have to apply sunscreen. But yes, patient can choose sunscreen depend on their skin type, their skin condition and the weather. So doctor can identify that, so they should visit dermatologist for that. तो आपको वैसा नहीं लगेगा कि सनस्क्रीन लगाया और चिपचिपा लग रहा है, स्वेटिंग हो रही है तो और ज्यादा पिंपल बढ़ गए। तो राइट सनस्क्रीन इज नेसेसरी फॉर दैट, and always use medicated one because they are more research products. बिल्कुल, तो मेडिकेटेड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी स्किन टोन, आपके रूटीन के हिसाब से वो सनस्क्रीन हो। और अगर ये आप नहीं चूज कर पा रहे, स्पेशली अगर एक्ने प्रोन स्किन है, बार बार एक्ने होते हैं, तो फिर जरूर एक अच्छे डर्मैट से संपर्क करें, उनकी सहायता लें। दे विल हेल्प यू आउट इन चूजिंग द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन एज पर योर स्किन टाइप, as per your skin condition, as per your work routine, etc., etc. So sunscreen is a must। और खास तौर पे डॉक्टर एक्ने ट्रीटमेंट एक तरफ, और जो पोस्ट एक्ने जो पिगमेंटेशन होता है, जो स्कार्स, जो मार्क्स होते हैं, उनको ट्रीट करना एक बड़ा चैलेंज होता है। और आमतौर पे जो लोग एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है, वो भी ये मानते हैं कि एक्ने ट्रीट करना एक बार फिर भी थोड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके बाद जो मार्क्स या स्कार्स रह जाते हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या सनस्क्रीन उसमें भी यूज करते हैं एज अ मतलब एज अ मेंटेनेंस थेरेपी और प्रोसीजर्स? क्योंकि प्रोसीजर्स जब भी दिए जाते हैं इस तरह के केसेस में, तब भी सनस्क्रीन हमेशा रिकमेंड की जाती है। यस, सो सनस्क्रीन तब तो बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है सनस्क्रीन का, जब आपको पिगमेंटेशन है, पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन रह गया, स्कारिंग रह गई, या तो यू आर अंडरगोइंग एनी प्रोसीजर फॉर दैट। क्योंकि पहले तो पिगमेंटेशन मैंने बताया वैसे कि सनरेज से और डार्क होने वाला है, तो नॉर्मली हम कुछ यूज नहीं कर रहे तो भी हमें सनस्क्रीन तो यूज करना है कि एटलीस्ट और डार्क ना हो और धीरे धीरे हल्का सा लाइट हो। बट अगर हम पिगमेंटेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि डिपिगमेंटिंग टाइप ऑफ क्रीम है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया आपको भी ये रात को लगानी है, तो वो स्किन को माइनर सन सेंसिटिविटी मतलब बढ़ाएगा आपका, ठीक है। तो तब अपने को सनस्क्रीन लगाना, सन प्रोटेक्शन रखना और जरूरी हो जाता है। Plus, whenever you are undergoing any procedures like chemical peeling or Q-switch laser, or for the scar, any CO2 laser or anything you are undergoing, तब वो स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाता है, स्किन के बैरियर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो तब हमें सनस्क्रीन ज्यादा रिलीजियसली लगाना है। एवरी 2 to 3 आवर्ली वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा जो हम करवा रहे हैं उसका। बिल्कुल, तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ good healthy skin. Now doctor, when a patient comes to you with acne, are there any tests that you normally recommend कि ये टेस्ट करो फिर डायग्नोस होगा कि क्या कॉज है, या फिर just by clinical investigation you start you decide on the line of treatment? तो टेस्ट करवाना पड़ता है या नहीं? Okay, so in majority of patients, the diagnosis is very clinical. So अगर normally teenage में patients आता है, normal mild to moderate grades of acne है, we do take some history, we do some counseling and then we start treatment. पर अगर टेस्ट कब रिक्वायर्ड रहते हैं, पहला तो बहुत अर्ली एज में पिंपल चालू हुए, क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, डाइट एंड अदर फैक्टर्स, काफी बच्चों को बहुत अर्ली एज से पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ बच्चों को लाइक बिफोर 7 to 8 years। तो तब हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं कि कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम तो बॉडी में नहीं चल रहा है, कुछ कॉन्कोमिनेंट डिजीज तो नहीं है बॉडी में, तब हमें टेस्ट चाहिए रहते हैं। दूसरा टेस्ट का रोल रहता है कि जब वुमेन्स है या तो मतलब मेल्स है, आफ्टर 30 years ऑफ एज एक्ने स्टार्ट हो रहे हैं, तो साथ में कोई और हार्मोनल कंडीशन, पीसीओएस, पीसीओडी इन वुमेन, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी टेस्ट करवाते हैं। एंड दूसरा रहता है अपने को कि जब कोई मेडिसिन, जब अगर पिंपल्स बहुत रिकरेंट हो रहे हैं, नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहे हैं, रेजिस्ट टू ट्रीटमेंट है, तो फिर तब हम टेस्ट करवाते हैं कुछ मेडिकेशन चालू करने के लिए और उसके मॉनिटरिंग के लिए, लैब मॉनिटरिंग के लिए।
तो इन दिस केसेस टेस्ट आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज पिंपल्स इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। और काफी टाइम ओके। दूसरी कंडीशन भी रहती है कि जिसमें फेस पे इरप्शन से एकदम पिंपल जैसे दिख रहे हैं, पर पिंपल वाली ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे, तो कुछ कुछ और चीजें रहती है, ग्राम नेगेटिव फॉलिकुलाइटिस है, कुछ दूसरे स्किन के डिजीज भी है कि जो रहते, तो उन केसेस में काफी टाइम बायोप्सी भी चाहिए रहती है अपने को। फेयर एनफ। डॉक्टर, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? ओके, सो अगेन ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दी टाइप्स ऑफ एक्ने, ग्रेड्स ऑफ एक्ने। और बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट पहले तो पेशेंट का पूरा हिस्ट्री थोड़ा सा लेना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू काउंसलिंग अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, डाइट मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, स्ट्रेस या तो दूसरी कोई एडिक्शन वगैरह है, तो ये सब जानना और उनके बारे में काउंसल करना है। Then we can start treatment. So for grade 1 pimples, that is comedonal acne, what we can prescribe is general topical treatment in the form of a proper skincare regime that includes gentle cleanser or mild face wash containing salicylic acid or glycolic acid. Other than that, a non-comedogenic moisturizer, a non-comedogenic sunscreen, which they can apply in the daytime, or at the night time, we can prescribe some topical tretinoin-based cream. So this is the treatment for the mild acne. And if the patient is having moderate to gynec doctor or endocrinologist for their hormonal issue also. So ऐसे ट्रीटमेंट रहती है, और then we can add some procedural treatment also for the better outcome. ओके। एंड अगर मैं बात करूं, जो हमने इससे पहले भी बात की थी कि एक्ने ट्रीट हो जाते हैं, एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, मार्क्स रह जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करें जब एक्ने हो कि जिससे मार्क्स स्कार्स हो ही ना, अगर हो तो किस तरह के प्रोसीजर्स ले सकते हैं? So prevention is always better than cure. So as early as your pimples comes out, get treated by a qualified dermatologist. But even if you are getting scar, क्योंकि वो थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी उसमें रहता है कि पेरेंट्स को बहुत स्कार्स है ना, तो थोड़ा अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बावजूद भी काफी टाइम स्कार्स रह जाते हैं। तो स्कार्स के लिए कोई ओरल या टॉपिकल मेडिकेशन वर्क नहीं करती, देन यू हैव टू अंडरगो सम ट्रीटमेंट। स्कार्स के लिए रहते हैं नॉर्मली रीसरफेसिंग लेजर ट्रीटमेंट रहती है, जिसमें CO2 फ्रैक्शनल लेजर रहता है, देन माइक्रोनीडलिंग RF मशीन का ट्रीटमेंट रहता है, डर्मा रोलर माइक्रोनीडलिंग रहता है, PRP इंजेक्शन, फिलर्स, ये सब हम स्कार्स के लिए करते हैं। नॉर्मली स्कार्स का अपीयरेंस रिड्यूस कर सकते हैं, स्कार्स कंप्लीटली नहीं जाते, इसीलिए पिंपल को ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है। प्लस ये जो सारी ट्रीटमेंट बोली है उन सब में सेशंस रहते हैं, दिस आर नॉट वन टाइम ट्रीटमेंट, काफी टाइम डिपेंडिंग ऑन दी अप टू व्हाट एक्सटेंट उनको स्कार्स है, 6 to 8 सेशंस या मोर देन दैट आल्सो रिक्वायर्ड समटाइम्स। और एड ऑन उसमें नए पिंपल साथ में ना, उसका भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज वी आर इम्प्रूविंग दी ओल्डर स्कार एंड न्यू स्कार्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो ये कर सकते हैं हम स्कार के लिए। बिल्कुल। तो इस तरह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्ने ट्रीट करने के लिए भी, और पोस्ट एक्ने मार्क्स और स्कार्स ट्रीट करने के लिए भी प्रोसीजर्स हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जब हमें एक्ने हो रहा है या बार बार हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाए, उन्हीं से एक्ने ट्रीटमेंट एंड पोस्ट एक्ने मार्क्स या स्कार्स के जो प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट है, वो ले। डॉक्टर, क्वेकरी तो एक प्रॉब्लम है, ही quacks are increasing rapidly. Then we have parlors, saloons जो ये क्लेम करते हैं कि वो केमिकल पील करते हैं या दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार ये पार्लर्स हमें यो करते हैं कि हमारे पास भी ये अवेलेबल है। तो ये कितना जरूरी है हमारे लिए, पेशेंट के लिए, कि हम कहाँ जाए? हम पार्लर्स में करा सकते हैं या फिर एक डर्मैट के पास ही जाके हमें कराना है? सो नाउअडेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एट होम पील वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, काफी पार्लर है वो भी प्रमोट करते हैं केमिकल पीलिंग्स आर डन एट देयर प्लेसेस।
बट पहले तो वो क्या मटेरियल यूज करते हैं वी डोंट नो दैट, क्योंकि ये जो सब पीलिंग एजेंट आते हैं उसके लिए भी स्टैंडर्डाइज कंपनी वाला चाहिए अपने को, प्लस प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, तभी वो इफेक्ट देगा। अगर माइल्डर कंसंट्रेशन में आप कुछ भी, जो आजकल क्योंकि ऑनलाइन या तो अपने को बाहर भी मिल जाते हैं केमिकल पीलिंग के सॉल्यूशंस, बट उनका कंसंट्रेशन इतना कम रहता है कि जो अपने को डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, और काफी टाइम अगर हमने गलत केमिकल चूज कर लिया तो वो हार्मफुल ज्यादा रहेगा अपनी स्किन के लिए रादर देन कुछ अच्छा हो उससे। सो दिस ऑल प्रोसीजर्स आर बीइंग डन एट डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक, तो वहीं पे जाके करवाना चाहिए, अदरवाइज समटाइम्स you will end up with burn or irritated skin on your face. So राइट। always check the degree of the doctor also. और ये भी बहुत जरूरी पार्लर है, और तो इसलिए हम बार बिल्कुल, बार कह रहे पार्लर हैं कि तो क्वालिफाइड बोथ सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाए। बिल्कुल, तो ये और भी बहुत पार्लर तो जरूरी है। बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट अदर पार्लर प्रोसीजर्स आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, लाइक क्लीन अप, फेशियल्स, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, दोज आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज हम जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आप रात को लगाते हो, जो आप मेडिकेशन ले रहे हो, वो सब से आपको थोड़ा सा स्किन ड्राई रहेगा, थोड़ा सा स्किन सेंसिटिव रहेगा। और तब अगर आप कोई प्रोसीजर करवाते हो कि जो आप रूटीनली पहले करवाते थे, पहले यू विल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब भी आपको उससे काफी टाइम इरिटेटेड स्किन या माइल्ड बर्न हो सकता है। तो एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट जब आपका चल रहा है डॉक्टर के पास, तब तो वो भी नहीं करवाना है। बाद में भी वैक्सिंग, थ्रेडिंग इज नॉट एडवाइजेबल ऑन द चिक्स, बिकॉज नाउ डेज बहुत सारे लोगों को, स्पेशली 20s वाली गर्ल्स को फेशियल हेयर बहुत दिखने लगे हैं, और सब लोग वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग करवाते हैं उसके लिए, वो भी बाद में पिंपल बढ़ा सकते हैं, पिंपल फॉर्मेशन, फॉलिकुलाइटिस जैसे पिंपल्स आ सकते हैं उसके बाद, राइट। इज ऑल्सो नॉट ओके। एडवाइजेबल। कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके ढेर सारे सवाल है, कुछ ऐसे सवाल है जिन पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिन पर अभी बात नहीं हुई है वो मैं लेना चाहूंगी। एक सवाल है, एनी रिकमेंडेशन फॉर पिंपल फ्री स्किन स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम? तो काफी स्ट्रेस होता है, ऐसे में पिंपल पिंपल कई के बार जो होते हैं, लाइफस्टाइल क्या वाले करें? फैक्टर्स रहते हैं ना, उसमें हमने जो हाँ। डाइट का बताया कि भाई जंक प्रोसेस्ड फूड वो सब तो बढ़ाता है, डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाती है, ठीक है। फिर दूसरा रहता है अपना फैक्टर्स जो कि पिंपल्स बढ़ाते हैं, उसमें वन ऑफ द फैक्टर इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से बहुत सारा मतलब वो इफेक्ट करता है पिंपल्स पे। स्ट्रेस के कारण अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, वो आईजीएफ एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रहता है हार्मोन, उसको बढ़ाता है और वो पिंपल फॉर्मेशन बढ़ाता है। दूसरा रहता है अपना स्लीप साइकिल रेगुलर होना, इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल। तो इरेगुलर स्लीप साइकिल कैन ऑल्सो एग्रावेट योर एक्ने। अभी जब एग्जाम्स होती है तो वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट स्टेज कि तब ना तो स्लीप साइकिल मैनेज होती है, ना तो स्ट्रेस को इतना रिड्यूस कर सकते हैं। पर अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन मैनेज योर स्लीप साइकिल, मैनेज योर स्ट्रेस, तो वो आपको थोड़ा सा पिंपल फॉर्मेशन एग्रावेशन कम रखेगा। Otherwise, you can follow the regime which I have suggested earlier. And after the अच्छा, आपने इतना exam, you can always visit your dermat after the exam. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम के बाद मैथ को जरूर आप विजिट कर सकते हैं, वो ऑप्शन तो है ही। लेकिन हाँ, थोड़ा लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, स्लीप साइकिल पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। लेकिन डॉक्टर, एक तो आपने कहा कि ऑफ कोर्स एग्जाम है तो स्ट्रेस भी है, वो तो रहेगा ही। मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए पिंपल है, और पिंपल होने का स्ट्रेस है या कोई दूसरा स्ट्रेस है, क्या वो स्ट्रेस अगेन पिंपल को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है? Obviously, please. Basically, nowadays, look awareness is more. Everybody wants to get, a clear skin. तो अभी किसी को भी अगर एक सिंगल पिंपल है तो भी अच्छा नहीं लगता है। दैट इंक्रीजेस द स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा देता है, और दैट स्ट्रेस लेवल अगेन इंक्रीजेस द इन्फ्लामेशन, और वो पिंपल को और वर्जन करता है। तो पिंपल्स टफ है, मतलब किसी को भी नहीं अच्छे लगते, बट ऑलवेज इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर देयर, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर देयर। Sometimes they can reoccur, but we can again treat them. So don't worry at least about your pimples. We are there to help you. And if you are undergoing any like exam period, or whenever you can't visit the dermat, you can use the pimple patch. The pimple patches are there. They are basically made up of hydrocolloid material, so that will help in drying out of that pimple faster. And you will also resist your urge to pick up that pimple. That will help. हाँ,
ओके, पीरियड से पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले भी पिंपल्स बहुत कॉमन है फीमेल्स में, तो वो इजीली फेड आउट हो जाते हैं या फिर उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट चाहिए डॉक्टर? नहीं, अगर प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर आपको हो रहा है कि हर बार पीरियड से पहले पिंपल्स बढ़ जाते हैं, अगर वो आते हैं 4-5 दिन में चले जाते हैं विदाउट लिविंग एनी सिक्वल लाइक पिगमेंटेशन स्कारिंग, देन आप कुछ नहीं करो तो भी चलेगा. जस्ट मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल, योर स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन फॉलो द बेसिक स्किन केयर रेजिम फॉर द पिंपल प्रोन स्किन. एंड सम मेडिकेशन, अगर आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास खत्म हुआ है तो डॉक्टर विल ऑलवेज प्रिस्क्राइब यू सम maintenance cream that contain of like benzoyl peroxide or adapalene combination that you can apply on the spot application whenever you get any pimple. But if the pimples are more in number and they are not getting resolved with that topical cream, then you have to visit the dermat. ओके डॉक्टर, आजकल जो मार्केट गिमिक है इतना, द होल मार्केट इज फ्लडेड विद एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर हम सनस्क्रीन की बात करें इतने प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम मॉइस्चराइजर्स की बात करें इतने प्रोडक्ट्स हैं, देन पीपल लव एक्सफोलिएटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. वी एंड अप बाइंग लाइक 50 बॉटल्स फॉर आवर स्किन केयर रेजिमेन. वो फॉलो नहीं कर पाते वो अलग बात है, बट देन वी आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद प्रोडक्ट्स. तो और सेंसिटिव स्किन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू एक्सपेरिमेंट विद योर प्रोडक्ट्स, विद योर स्किन एटसेट्रा? The less is better always. ओके, कोरिया में 10 वो स्टेप्स का ये कर रहे रूटीन, अपने को नहीं करना है. हम कोरिया से बिलोंग नहीं करते हैं ना, हम इंडिया में रहते हैं. Their skin is very different from ours. यस, हमारे यहाँ ऐसे नहीं कोरियन ग्लास स्किन मिल जाने वाली है अपने को, उसके लिए अपने को कोरिया में से लेना पड़ेगा अगले बार. तो बेसिकली अपने को नहीं उतना सारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बट उससे क्या हो जाएगा कि आप बार बार अलग चीजें ट्राई करते रहोगे तो आपकी स्किन का बैरियर जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बाद में योर स्किन विल बिकम सेंसिटिव इवन टू माइल्डर सन रेज और इवन टू माइल्डर एनी टॉपिकल dermatologist prescribed cream also. So basically what you can do if you don't want to visit a dermat, what you can do is you can use previously what I suggested. You can use a mild cleanser, a good moisturizer medicated, and a good sunscreen. Other than that, you can use some good brand niacinamide or salicylic acid based serum in also very mild concentration if you are using on your own for the pimple prone skin. Other than that, every day some other influencer is telling that retinol use करो, ये use करो. बहुत सारा रेटिनॉल हेल्प्स इन एक्ने. रेटिनॉल आर द कोर ट्रीटमेंट फॉर द एक्ने. पर उसको कैसे यूज करना है, कैसे डोजिंग अपग्रेड करना है, टॉपिकल में भी कैसे कांटेक्ट टाइम बढ़ाना है, उसके आगे पीछे क्या लगाना है, बहुत सारा चाहिए उसके लिए अपने को नॉलेज. तो ऐसे ही ट्रेटिनोइन आज हमने देखा कि हाँ उससे तो स्किन अच्छी हो गई, स्मूथ हो गई, रिंकल्स भी चले जाते हैं. वैसे नहीं चले जाते, इट विल cause harm to your skin. So never ever do self medication. Very good. And doctor, before we wind up the session, any take-home message for our viewers? Okay, so take-home messages: prevention is better than cure again. So whenever you get pimple, treat it as early as possible, so it won't leave any sequelae like scars and pigmentation, because those things are difficult to deal with, even with the dermats also. Okay, and follow a good healthy lifestyle. That is the core, because nowadays the lifestyle has changed drastically. So we have to be, saint-like to, prevent those distractions. Absolutely. Thank you so very much, Dr. Alka Makwana. It was lovely talking to you. It was so interesting. The whole session was so informative. Thank you so very much. और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो कहा है ना कि किस तरह से प्रिवेंट हम कर सकते हैं, एक्ने से कैसे बच सकते हैं, हुआ है तो क्या करना है, किसके पास जाना है. I'm sure our viewers are going to be benefited out of it. Thank you so very much. Okay, thank you for having me. It was Thank you, Doctor. It was a pleasure. And viewers, thank you for joining us. Stay connected with us. Stay beautiful, stay spotless, and stay happy. Good night. Thank you. Bye. Bye-bye.